हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म लॉ लाइफ एंड विजडम, जहां पर हम बात करते हैं लॉ से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो कि लॉयर्स, एडवोकेट, जजेस और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लॉ स्टूडेंट्स सभी को पता होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूइंग आवर जर्नी, वी आर स्टार्टिंग टुडे विद द सीरीज ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जहां पर हम BNSS के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक, we are going to start with the major changes that have been incorporated in the BNSS as compared to the CRPC. So let's see the very first change. एक्ट का नाम ही बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है, जिसने कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को रिप्लेस किया है। यानी कि अब ज़्यादा फोकस रहने वाला है नागरिकों की सुरक्षा पर रादर देन द क्रिमिनल प्रोसीजर। एक्ट नंबर 46 है जो कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता का एक्ट नंबर 45 है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक्ट नंबर 47 है। नेक्स्ट चेंज, सेक्शन 2 ऑफ BNSS में बहुत सारी नई डेफिनेशंस को ऐड किया गया है, जैसे कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बेल, बेल बॉन्ड, बॉन्ड एक्सेट्रा। ये चेंजेस रिफ्लेक्ट करते हैं कि अब हमारे कोर्ट्स टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो रहे हैं। विक्टिम की डेफिनेशन में ये चेंज किया गया है कि अक्यूज्ड पर्सन को अब फॉर्मली चार्ज होने की ज़रूरत नहीं है। इस मॉडिफिकेशन से जो विक्टिम्स हैं उन्हें कॉम्पनसेशन लेना बहुत सारे केसेस में आसान हो जाएगा। नेक्स्ट चेंज, इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन में ये एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है कि अगर कोई प्रोविजन इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ BNSS तो वहाँ पर स्पेशल एक्ट ही प्रिवेल करेगा। नेक्स्ट चेंज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट सेशन जजेस की पोस्ट्स को एबॉलिश कर दिया गया है। अब सिर्फ 4 ही तरह के जजेस होंगे: जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेशन जजेस एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। उसके अलावा सेक्शन 15 BNSS में अब स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होगी कि वो किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक से इक्विवेलेंट है या उसके रैंक का है, उसे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकते हैं इन एडिशन टू एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट चेंज, सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 में एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब अथॉरिटी होगी कि वो अपॉइंट कर सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द प्रोसिक्यूशन बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट। बेसिकली ये दिल्ली NCR के रीजन में जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर जो APPs और PPs अपॉइंट होंगे उनके बारे में बात की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होगी उनको अपॉइंट करने की। इसके अलावा अगर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एब्सेंस में अगर किसी की अपॉइंटमेंट की जानी है APP के तौर पे या फिर PP के तौर पे, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 14 दिन का नोटिस देना होगा स्टेट गवर्नमेंट को बिफोर मेकिंग सच एन अपॉइंटमेंट। सेक्शन 19 सबसेक्शन 3 इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट चेंज अब ये है कि एक डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया जाएगा जहाँ पर 3 तरह की पोस्ट्स क्रिएट की गई हैं। बेसिकली डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे जो इसको हेड करेंगे और उनका कंट्रोल रहेगा बेसिकली अंडर द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट, यानी कि जो डायरेक्टरेट होगा पूरा वो होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल में रहेगा। जो डायरेक्टर होंगे सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 में वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द गिविंग ओपिनियंस ऑन फाइलिंग अपील्स एंड मॉनिटरिंग केसेस पनिशेबल विद 10 years और मोर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ। डेप्यूटी डायरेक्टर इसी तरीके से 7 साल से लेकर 10 साल तक पनिशेबल केसेस जो हैं उनको डील करेंगे और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन वो मॉनिटर करेंगे केसेस विच आर पनिशेबल फॉर लेस देन 7 years। इससे जुडिशियल जो प्रोसेस है उसमें एक जस्टिस डिस्पेंशन ईजी होगा और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट चेंज, सेक्शन 23 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं उनकी फ़ाइन लगाने की लिमिट को बढ़ाकर 10,000 से 50,000 तक कर दिया गया है। जो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है उनकी लिमिट को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 तक कर दिया गया है। दोनों ही क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट जो हैं उनको कम्युनिटी सर्विस के लिए भी एम्पावर किया गया है, यानी कि वो कम्युनिटी सर्विस भी दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं जो जैसे कि सेवरल ऑफेंसेस हैं तो वहाँ पर अगर सेंटेंसेस दी जानी है तो एन एडिशन हैज़ बीन मेड इन सेक्शन 25 ऑफ BNSS कि कोर्ट कंसीडर कर सकता है ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस ये डिसाइड करने में कि पनिशमेंट्स कॉन्करेंटली रन करेंगी या फिर कॉन्जिक्यूटिवली रन करेंगी। पहले ये होता था कि
मजिस्ट्रेट के लिए मैंडेट नहीं था लिखकर भेजना जेलर को कि जो पनिशमेंट है या जो इम्प्रिजनमेंट्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिवली रन करेंगी या फिर कॉन्करेंटली, लेकिन अब ये मैंडेट बना दिया गया है। नेक्स्ट, सेक्शन 35 सब सेक्शन 7 में जो एज्ड और इन्फर्म लोग हैं उन्हें अरेस्ट से एक प्रोटेक्शन दी गई है, और ये भी कहा गया है कि जो ऑफेंसेस पनिशेबल है फॉर लेस देन 3 इयर्स, वहाँ पर अगर पर्सन इन्फर्म है या 60 साल से ऊपर की एज का है तो वहाँ पर डीएसपी रैंक तक के ऑफिसर की परमिशन के बिना अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ऑल्सो जो विटनेसेस हैं और एज्ड है और इन्फर्म है उनको प्रोटेक्शन दी गई है अंडर सेक्शन 179 सब सेक्शन 1 ऑफ द बीएनएसएस, जहाँ पर 60 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति या एक्यूट इलनेस का कोई व्यक्ति जिसको एक्यूट इलनेस है उसे जो वहाँ रिजाइड करते हैं, जहाँ पर वो रिजाइड करते हैं, उसके अलावा उन्हें कोई भी प्लेस अटेंड करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 37 क्लॉज बी इंट्रोड्यूस करता है कि एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर होगा हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पुलिस स्टेशन में, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ एएसआई, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा अक्यूज्ड पर्सन, जो अरेस्टेड पर्सन्स हैं उनकी डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए, और जो अरेस्टेड पर्सन्स हैं उनकी नेम, एड्रेस और चार्जेस जो उनके अगेंस्ट लगाए गए हैं उनको प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया जा सकता है थ्रू डिजिटल मीन्स। उसके अलावा नेक्स्ट चेंज अगर हम देखें तो प्राइवेट पर्सन का जो अरेस्ट है उसके केस में सेक्शन 40 बीएनएसएस ये कहता है कि ये मैंडेट होगा कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करता है तो वो 6 घंटे के अंदर अंदर अरेस्टेड पर्सन को पुलिस ऑफिसर के पास लेके जाए या फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लेकर जाए। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट चेंज। नेक्स्ट, सेक्शन 50 प्रोवाइड्स फॉर द इमीडिएट सीजर ऑफ ऑफेंसिव वेपन्स आफ्टर द अरेस्ट इज मेड। ये चेंज पहले नहीं था सीआरपीसी में। इसके अलावा नेक्स्ट चेंज अगर हम देखें, सेक्शन 51 सब सेक्शन 3 में ये प्रोवाइड किया गया है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो बिना किसी डिले के फॉरवर्ड करेंगे एग्जामिनेशन रिपोर्ट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। नेक्स्ट चेंज, अगर एडिशनल मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने को डॉक्टर कहते हैं जो कि व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है, उसकी एडिशनल मेडिकल एग्जामिनेशन या दोबारा से मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए कहते हैं तो सेक्शन 53 में उसको अलाउ किया गया है। सेक्शन 63 एक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बात करता है और ये कहता है कि सर्विस और इशुएंस ऑफ समन्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए जो प्रोसीजर है वो ये रहेगा कि कोर्ट की सील की जो इमेज होगी तो वो लगाई जाएगी सम्मन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक सम्मन के ऊपर, और फिर सम्मन भेजा जाएगा और वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी भेजा जा सकता है। और इसके अलावा ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए सेक्शन 64 ये कहता है कि पुलिस स्टेशन में एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जहाँ पर कि एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर ऑफ द पर्सन टू बी समन्ड रिकॉर्ड किए जाएंगे। सेक्शन 66 जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करता है और वुमेन भी इंक्लूड की गई है एज एन एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। पहले यहाँ पर सम एडल्ट मेल मेंबर ही था जो कि समन्स को रिसीव कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर एडल्ट मेंबर डाल दिया गया है और वुमेन को भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट चेंज, अरेस्ट वारंट के केस में जहाँ पर अरेस्ट अंडर अ वारंट हो रहा है तो सेक्शन 82 ये ड्यूटी बनाती है पुलिस की कि वो अरेस्ट की इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को दें, जहां उस जगह का जो भी डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है। और अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट का या किसी और जगह का जो व्यक्ति है वो अरेस्ट किया जा रहा है तो जो वो व्यक्ति जहां पर रहता है वहां के डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट चेंज, पहले जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे वो कुछ ही सेक्शंस में डिक्लेयर किए जा सकते थे। रेप, ट्रैफिकिंग जैसे हीनस ऑफेंसेस में भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स डिक्लेयर करने का प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब सेक्शन 84 सब सेक्शन 4 ये डिक्लेयर करता है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अब डिक्लेयर किए जा सकते हैं सभी ऑफेंसेस में जो कि पनिशेबल हैं विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years और मोर, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ। तो ये भी एक बहुत अच्छा चेंज किया गया है। नेक्स्ट चेंज, सेक्शन 86 ऑफ बीएनएसएस, यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर जो कि एसपी के रैंक से नीचे ना हो वो कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है टू इनिशिएट प्रोसेस ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम कोर्ट और अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट आउटसाइड इंडिया फॉर आइडेंटिफिकेशन, अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ प्रोक्लेम्ड पर्सन।
यानी कि मान लीजिए कोई प्रोक्लेम्ड पर्सन है तो और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आउटसाइड इंडिया हैं, तो उसको अटैच करने के लिए, आइडेंटिफाई या फिर फोरफीट करने के लिए एसपी जो है वो कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है उनकी कॉपरेशन के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होगा जिनके साथ भी ट्रीटी इंडिया की होगी, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई, अटैच और फोरफीट किया जा सकता है। नेक्स्ट, सेक्शन 94 बीएनएसएस में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस को इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस विच इज़ लाइकली टू कंटेन डिजिटल एविडेंस, उनके प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट चेंज, टेक्नोलॉजी के यूज़ को इंश्योर करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन में अकाउंटेबिलिटी है, तो जो सर्च एंड सीजर अब पुलिस ऑफिसर्स करेंगे या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स करेंगे, सेक्शन 105 में उस सर्च एंड सीजर की वीडियो बनाना मैंडेटरी है। इसके अलावा जब आप सर्च एंड सीजर कर रहे हैं, उसके अलावा जो लिस्ट बन रही है सीज्ड आइटम्स की और विटनेस साइन कर रहे हैं, तो उस चीज़ को भी वीडियोग्राफ किया जाएगा। सेक्शन 107 में एक नया प्रोविजन ऐड किया गया है जो एनेबल करता है पुलिस को विद द परमिशन ऑफ कोर्ट टू अटैच एंड फॉरफिट एनी प्रॉपर्टी जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आई है, यानी कि कोई क्राइम हुआ है, उससे कोई प्रॉपर्टी बनाई गई है, तो कोर्ट की परमिशन से उन चीज़ों को अटैच किया जा सकता है और फॉरफिट किया जा सकता है। ऐसा प्रोविज़न पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा जो मजिस्ट्रेट है वो उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस टू द पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी सीज की गई है, उन लोगों को जिनको क्राइम से नुकसान हुआ है। तो मजिस्ट्रेट को एक रॉबिनहुड वाली पावर यहाँ पर दे दी गई है। नेक्स्ट चेंज, मेंटेनेंस के चैप्टर में भी चेंज किया गया है। सेक्शन 145 जो है चैप्टर 10, वहाँ पर अगर डिपेंडेंट फादर या मदर को पहले मेंटेनेंस लेनी होती थी तो जहाँ पर उनका बेटा रिजाइड कर रहा है वो वहीं पर जो है वो प्रोसीडिंग्स को लॉन्च कर सकते थे, लेकिन अब जहाँ पेरेंट्स रहते हैं वहाँ पर भी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है फॉर मेंटेनेंस। This is also a change which will empower our senior citizens. Next change, Deputy Commissioner of Police has been added in section 162 in addition to DM, SDM, Executive Magistrate जो कि पब्लिक न्यूसेंस के मामलों से डील करते थे, तो वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट चेंज, सेक्शन 172 जो कि नया ऐड हुआ है, वहाँ पर पुलिस के पास पावर है कि अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स में, जहाँ पर कि पुलिस कुछ प्रिवेंट करने की कोशिश कर रही है किसी क्राइम को या ऐसे किसी राइट या एफरे को, तो वहाँ पर जो है अगर आप रेजिस्ट करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं पुलिस के किसी डायरेक्शन को, तो पुलिस के पास अथॉरिटी है कि वो आपको डिटेन या रिमूव कर सकते हैं। ऐसे में आपको जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना होगा और पेटी केसेस में 24 घंटे के अंदर रिलीज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट चेंज जो किया गया है वो ये कि सेक्शन 173 में ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। पुलिस को जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसी ऑफेंस के होने के बारे में तो उसे एक बुक में एंटर किया जाएगा। इसके अलावा ईएफआईआर का कॉन्सेप्ट भी डाला गया है और इसके साथ साथ जब ईएफआईआर लॉन्च की जाएगी उसके 3 दिन के अंदर सिग्नेचर लेने होंगे ऑफ द पर्सन गिविंग सच इन्फॉर्मेशन और उसके बाद एफआईआर रिकॉर्ड पर ली जाएगी। नेक्स्ट चेंज, बीएनएसएस में राइट इंट्रोड्यूस किया गया है विक्टिम का टू गेट फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी ऑफ एफआईआर इन सेक्शन 173 सबसेक्शन 2। नेक्स्ट चेंज, बीएनएसएस में सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को इंट्रोड्यूस किया गया है इन केसेस पनिशेबल विद 3 years और मोर बट लेस देन 7 years, यानी कि 3 से 7 साल की सजा जिन ऑफेंसेस में है वहाँ पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के कॉन्सेप्ट को डाला गया है। इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को ख़त्म करने का टाइम लिमिट 14 दिन है और ये विद द प्रायर परमिशन कंडक्ट की जा सकती है ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट चेंज, सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 में स्पेसिफिक मेंशन ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द इवेंट एफआईआर इज नॉट रजिस्टर्ड, यानी कि ये भी लेजिस्लेचर ने अब इंट्रोड्यूस किया है कि अगर एफआईआर लॉन्च नहीं होती इवन आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तो मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी जा सकती है, उसका स्पेसिफिक मेंशन किया गया है। नेक्स्ट चेंज,
क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की और पुलिस की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए सेक्शन 174 ये कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस अपार्ट फ्रॉम रेफरिंग द कंप्लेनेंट टू मजिस्ट्रेट, वो अपनी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो लिखेंगे या फिर जो DDR लॉन्च करेंगे उसे हर 15 दिन में मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेंगे. Shall also forward the daily diary report of such cases to the magistrate fortnightly. Next change. सीरियस केसेस में नेचर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देखते हुए सेक्शन 175 सबसेक्शन अलाउ करता है कि SP, DSP रैंक तक के ऑफिसर को डिप्यूट कर सकता है टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन. सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 में कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करने से पहले, जो कि पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करवाई जा सकती है, उस केस में रिक्वायरमेंट है कि वो एप्लीकेशन ऑफ कंप्लेनेंट को अलोंग विद एफिडेविट एंड सबमिशंस मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन चीज़ों को एग्जामिन करे और मजिस्ट्रेट इस केस में इंक्वायरी भी करवा सकता है. नेक्स्ट चेंज. सेक्शन 175 सबसेक्शन 4 एक प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द फॉल्स एंड फ्रिवलस केसेस अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज. अगर पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट आती है तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने से पहले पब्लिक सर्वेंट को सुनेगा और उसके अलावा एक रिपोर्ट मंगाई जाएगी कंटेनिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज सुपीरियर ऑफिसर और उसके बाद ही प्राइमा फेसी केस मेड किया जाएगा और कॉग्निजेंस लिया जाएगा. नेक्स्ट, विक्टिम को प्रोटेक्शन देने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सेक्शन 176 सबसेक्शन कहता है कि जो विक्टिम की स्टेटमेंट होगी वो अब ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से रिकॉर्ड की जाएगी, जिससे कि ट्रायल का जो टाइम पीरियड है, ट्रायल के कंक्लूड होने का जो टाइम पीरियड है उसमें कमी आएगी, न्याय जल्दी से जल्दी दिया जा सकेगा. इन्वेस्टिगेशन की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए अब जो ऑफेंसेस 7 साल से ज़्यादा पनिशेबल हैं या 7 साल या फिर 7 साल से ज़्यादा पनिशेबल हैं, सेक्शन 176 सबसेक्शन 3 में वहाँ पर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है. स्टेट भी 5 साल से ज़्यादा का टाइम ना लेते हुए, यानी कि एज अर्ली एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 5 years, फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन ऐसे केसेस में कंपलसरी कराएगा. और जहाँ पर ऐसी फॉरेंसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है फॉर द टाइम बीइंग, तो वहाँ पर गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट किसी और स्टेट की ऐसी फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए. इससे एविडेंस कलेक्शन स्ट्रेंथन होगा और अकाउंटेबिलिटी आएगी इन्वेस्टिगेशन में और लो कन्विक्शन रेट जो है उससे हमें छुटकारा मिलेगा. नेक्स्ट, सेक्शन 179 ऑफ BNSS में एग्जम्पशन दी गई है फ्रॉम अटेंडिंग द पुलिस स्टेशन टू अ वुमन, पर्सन एज्ड अबव 60 years, पर्सन विद एक्यूट इलनेस, और इसके अलावा अगर आप माइनर हैं तब भी. और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम खुद जाकर पुलिस स्टेशन अटेंड करेंगे, यानी कि ऐसी एग्जम्पशन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो अलाउ किया गया है. और साथ ही साथ अगर आप पुलिस स्टेशन आते हैं तो उसके जो भी फेयर होगा, जो भी किराया होगा, वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा. नेक्स्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसके डिस्ट्रिक्ट में अब ऑफेंस हुआ है वो कॉम्पिटेंट होगा, उसके पास अथॉरिटी होगी कि वो कन्फेशन और स्टेटमेंट्स जो कि इन्वेस्टिगेशन के कोर्स में हुई हैं उन्हें रिकॉर्ड कर सकता है. नेक्स्ट, सीरियस और हीनस ऑफेंसेस में सेक्शन 183 में इंट्रोड्यूस किया गया है कि जिन केसेस में 10 साल या उससे ज़्यादा की पनिशमेंट है या लाइफ या डेथ की पनिशमेंट है तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट मैंडेटरीली रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस ब्रॉट बिफोर हिम बाय द पुलिस ऑफिसर. यहाँ भी जो है क्रिमिनल प्रोसेस को एक क्रेडिबिलिटी मिलती है. रेप के विक्टिम्स की प्रोटेक्शन करने के लिए अब उनकी जो स्टेटमेंट है सेक्शन 183 सबसेक्शन 6 क्लॉज A में वो सिर्फ एक लेडी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करेगी और अगर उनकी एब्सेंस है तो एक मेल जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ अ वुमन. तो ये भी एक बहुत अच्छा चेंज है. नेक्स्ट, स्पीडी और अकाउंटेबल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए सेक्शन 184 सबसेक्शन 6 में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो एक रेप विक्टिम की जो एग्जामिनेशन होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट होगी, उसको 7 दिन के अंदर फॉरवर्ड करेगा जो आईओ होगा उसको, और जो आईओ होगा वो जल्दी से जल्दी उसको मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा, जिससे कि मेडिकल रिपोर्ट की जो सप्लाई है वो स्ट्रीमलाइन होती है और सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स को भी एक प्रॉपर टाइम फ्रेम के अंदर किया जा सकता है. नेक्स्ट, सेक्शन 185
बहुत सारे चेक्स रखता है पावर्स ऑफ पुलिस पर जब वो सर्च कंडक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने जैसे पीछे पढ़ा कि उनको सर्च एंड सीजर को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके अलावा पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि वो रिकॉर्ड करें ग्राउंड्स को जिनके आधार पर वो सर्च कर रहे हैं, या उनका क्या बिलीफ था जिसके आधार पर वो सर्च कर रहे हैं अपनी केस डायरी में सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 में। अगर नेक्स्ट यही बताया गया है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। और सेक्शन 185 सबसेक्शन 5 ये बोलता है कि पुलिस 48 घंटे के अंदर जो भी रिकॉर्ड होगा उनके पास, जैसे कि जो भी रिकॉर्ड किया गया होगा इलेक्ट्रॉनिक मीन से सर्च एंड सीजर को, और जो भी केस डायरी होगी उसको फॉरवर्ड करेंगे टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। नेक्स्ट, जो अक्यूज्ड पर्सन्स पुलिस की कस्टडी अवॉइड करते थे इनिशियल 15 दिन में ये बोल के कि हम बीमार हैं, हमें अच्छा फील नहीं हो रहा, हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो सेक्शन 187 अपॉर्चुनिटी देता है कि अक्यूज्ड पर्सन को जो है वो 15 दिन की कस्टडी दी जा सकती है, मैक्सिमम 15 डेज की पुलिस कस्टडी दी जा सकती है 40 और 60 दिन के पीरियड में। अब ये 40 दिन का पीरियड उन केसेस में दिया गया है जो कि 10 साल से कम सज़ा प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि 10 साल से कम जिनमें सज़ा है वहाँ पर 40 दिन, और 10 से ज़्यादा की जिनमें पनिशमेंट है वहाँ पर 60 दिन का पीरियड दिया गया है। इनमें आप 15 दिन की कस्टडी कभी भी दे सकते हो, किसी भी पीरियड में दे सकते हो, और टोटल डिटेंशन पीरियड 60 या 90 डेज होगा, यानी कि आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है 60 या 90 दिन में। वही 10 साल वाला क्राइटेरिया यहाँ भी फॉलो होगा। और पुलिस ऑफिसर शिल हैव such custody of an accused only if he is not on the bail or if his bail has been cancelled। यहाँ पर accused को बहुत अच्छे rights दिए गए हैं जिससे कि एक बैलेंस क्रिएट होगा। पुलिस के राइट्स में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी अच्छे से कर पाएगी और उसके अलावा अक्यूज्ड के भी राइट्स बने रहेंगे। और सेक्शन 480 स्पेसिफिकली ये प्रोवाइड करता है कि सिर्फ ये ग्राउंड की पुलिस को अक्यूज्ड की ज़रूरत है कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पुलिस कस्टडी के लिए, तो ये सोल ग्राउंड नहीं होगा फॉर रिफ्यूजिंग ग्रांट ऑफ बेल टू द एक्यूज्ड। नेक्स्ट चेंज, सेक्शन 187 ये कहता है कि जो डिटेंशन होगी वो सिर्फ पुलिस स्टेशन में होगी, पुलिस कस्टडी में। जुडिशियल कस्टडी जब दी जाएगी तो प्रिजन में होगी, और जो भी प्लेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिजन डिक्लेयर किया हो वहाँ पर होगी। नेक्स्ट, सेक्शन 193 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई में मैंडेट बनाया गया है कि जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, वो पुलिस रिपोर्ट, जिसको हम कॉमन पार्लेंस में चालान कहते हैं, मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेंगे, इंक्लूडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैज़ बीन डेल्ट विद सेपरेटली इन दिस प्रोविजन, where a police report must also include details of the sequence of custody in case of electronic evidence। यानी कि जो अब पुलिस रिपोर्ट या चालान होगा अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भेजा जाता है तो उस पर भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। नेक्स्ट, लॉ को मोर विक्टिम सेंट्रिक बनाने के लिए सेक्शन 193 सबसेक्शन 3 क्लॉज 2 ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो अब इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोग्रेस होगी 90 दिन के अंदर इन्फॉर्मेंट या फिर विक्टिम को बताएगा। इससे विक्टिम के राइट्स भी एनहांस होते हैं और टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी इस चीज़ को कन्वे करा जा सकता है विक्टिम या इन्फॉर्मेंट को। नेक्स्ट, पहले पुलिस प्रॉपरली सप्लाई नहीं करती थी टाइमली जो पुलिस रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स हैं एक्यूज्ड को, जिसकी वजह से डिले हो जाता था और एक्यूज्ड खुद को प्रॉपरली डिफेंड नहीं कर पाता था। यहाँ पर सेक्शन 193 सबसेक्शन 8 इंट्रोड्यूस किया गया है जहाँ पर कि पुलिस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है कि वो प्रॉपर नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ पुलिस रिपोर्ट अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली इंडेक्स करके एनेक्स्ड करके मजिस्ट्रेट को दे चार्जशीट फाइल करते टाइम, जिससे कि वो एक्यूज्ड पर्सन को दिए जा सकें। इस प्रोसेस को भी टेक्नोलॉजी कंपैटिबल बनाया जा चुका है और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी इंक्लूड किया गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी जो है वो कॉपीज को दिया जा सकता है। नेक्स्ट, सेक्शन 193 सबसेक्शन 9 प्रोवाइड करता है एक टाइमलाइन फॉर कंडक्टिंग द फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग ट्रायल। अगर चार्जशीट फाइल करने के वक्त ये लगता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो उसके लिए 90 डेज दिए गए हैं
और जो भी 90 डेज के बाद का एक्सटेंशन होगा वो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट होगा, रीजंस रिकॉर्ड करके। ये प्रोविजन एक सेफ गार्ड है अगेंस्ट द पोटेंशियल अब्यूज ऑफ पुलिस पावर। नेक्स्ट, सेक्शन 194 सबसेक्शन 2 ऑफ BNSS प्रोवाइड करता है 24 आवर्स फॉर फॉरवर्डिंग रिपोर्ट ऑन सुसाइड टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। कोई सुसाइड होती है तो उसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर अंदर DM या SDM को भेजी जाएगी। नेक्स्ट, जो भी ऑफेंसेस इंडिया के बाहर कमिट होते हैं, तो पहले ये प्रोविजन था सेक्शन 208 में कि अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है जो हाई सीज या कहीं और ऑफेंस कमिट करता है जो कि इंडिया के बाहर है, या अगर कोई बाहर का सिटीजन है, फॉरेन सिटीजन है, तो वो एनी शिप या एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है उस पर ऑफेंस कमिट करता है तो उसे ऐसे ही डील किया जाएगा जैसे कि वो इंडिया में कमिट हुआ है। तो वो कहाँ कहाँ पे डील किया जा सकता है, जहाँ पर कि वो व्यक्ति मिला या फिर जहाँ पे ऑफेंस इंडिया में रजिस्टर हुआ। तो ये रजिस्टर होने वाला जो प्रोविज़न है ये पहले CRPC में नहीं था। जैसे मान लीजिए कोई हाई सीज पर ऑफेंस कमिट किया किसी ने और फिर बाद में ऑफेंस रजिस्टर हुआ दिल्ली में, वो व्यक्ति पाया कहीं और गया था लेकिन ऑफेंस रजिस्टर हुआ दिल्ली में। मान लीजिए पाया गया केरल में, ऑफेंस रजिस्टर हुआ दिल्ली में, तो दिल्ली या केरल कहीं पर भी ऑफेंस को ट्राई किया जा सकता है। नेक्स्ट चेंज, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कॉग्निजेंस लेते समय ऑफेंसेस का पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अब सेक्शन 210 ये बोलता है कि पुलिस रिपोर्ट को जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी दिया जा सकता है। डिले कॉज होता था जो पहले, जब किसी पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट किया जाना होता है तो उसके लिए सैंक्शन लिया जाता है अथॉरिटी से या उनके सीनियर ऑफिशियल से। तो उस डिले को ख़त्म करने के लिए अब टाइम लिमिट प्रोवाइड की गई है सेक्शन 218 में कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो 120 दिन के अंदर डिसीजन लेगी, और अगर रिक्वेस्ट करने के 120 दिन के अंदर अंदर डिसीजन नहीं लिया गया तो ये माना जाएगा कि सैंक्शन दे दिया गया है अथॉरिटी से। इस पर भी बहुत सारी जजमेंट्स हालांकि आ चुकी हैं, उनको आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। प्रकाश सिंह बादल की जजमेंट थी और भी कई जजमेंट्स थी जिनको हमने डिस्कस कर रखा है पहले ही। कंप्लेंट केसेस में पहले जो कोर्ट था वो कॉग्निजेंस ले लिया करता था ऑफेंसेस का एक्यूज्ड पर्सन के बिना नॉलेज के ही कंप्लेंट के आधार पर, लेकिन अब एक्यूज्ड के राइट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि वो अपनी साइड को भी प्रेजेंट करे और उसके बाद ही एक कंप्लेंट के आधार पर कॉग्निजेंस लिया जाएगा। कंप्लेंट केसेस में सेक्शन 223 प्रोवाइड करता है एक प्रोटेक्शन जो कि पब्लिक सर्वेंट्स को दी गई है जो कि अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट जो भी फॉल्स एंड फ्रिवलस केसेस होते थे उनके लिए। यानी कि अब कंप्लेंट के आधार पर अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आपको कॉग्निजेंस लेना है तो आपको पहले पब्लिक सर्वेंट को सुनना होगा, उसके बाद उसके सीनियर से एक रिपोर्ट मंगाई जाएगी, उसको देखा जाएगा। तो ये वही बात करता है। सेक्शन 227 इशू ऑफ प्रोसेस से बात करता है, के बारे में बात करता है। अब सम्मन और वारंट दोनों इलेक्ट्रॉनिक मीन से भेजे जा सकते हैं। सेक्शन 230 प्रिस्क्राइब करता है विद रिस्पेक्ट to the supply of copies of police report and other documents to the accused and victim. Victim और accused दोनों को कॉपी सप्लाई करनी होंगी timely to be made within 14 days from the date of production or appearance of accused. अगर डॉक्यूमेंट वॉल्यूमिनस है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भेजा जा सकता है या इंस्पेक्शन अलाउ करी जा सकती है। ऐसे ही सेशंस केसेस में, जो सेशंस केसेस होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू जो डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स की कॉपीज हैं उनको फर्निश किया जा सकता है अंडर सेक्शन 231। नेक्स्ट, कमिटमेंट जब करनी होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जब भी एक मजिस्ट्रेट को लगता था कि ये ऑफेंस सेशन जज के द्वारा ट्राइबल है और उसे कमिटमेंट करनी होती थी तो पहले कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं थी, लेकिन अब सेक्शन 232 ये कहता है कि जो कमिटल है वो विद इन 90 डेज हो जाना चाहिए मजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस लेने के बाद। ये पीरियड 180 दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है विद रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग। और अगर इस बीच कोई भी एप्लीकेशन आती है बिफोर द मजिस्ट्रेट बाय द एक्यूज्ड और विक्टिम तो वो भी फॉरवर्ड की जाएगी कोर्ट ऑफ सेशंस को। सेशंस केसेस में जो डिले होता था या ट्रायल को जल्दी किया जाना होता था उसको प्रमोट करने के लिए सेक्शन 250 में एक 60 दिन की विंडो फ्रेम की गई है, जिस दिन
केस को कमिट किया जाएगा उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर एक्यूज जो है वो एक डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। एडिशनली सेक्शन 251 reinforces this effort by setting a 60-day timeline for framing charges from the first hearing on the charge। यानी कि 60 दिन के अंदर अब चार्ज भी फ्रेम करने होंगे और 60 दिन के अंदर अंदर डिस्चार्ज की एप्लीकेशन भी लगाई जा सकती है। यहाँ पर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज भी किया जा सकता है एक्यूज्ड को चार्जेस एक्सप्लेन करने के लिए। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को जल्दी जल्दी निपटाने के लिए सेक्शन 254 ये कहता है कि सेशंस केसेस में एविडेंस की जो डिपोजिशन लेनी होती है या विटनेस की स्टेटमेंट लेनी होती है, पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट या किसी एक्सपर्ट की अगर जो है स्टेटमेंट लेनी होती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज़ किया जा सकता है। 265 में वारंट केसेस के ट्रायल में भी ऐसा प्रोविज़न डाला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आप विटनेस को एग्जामिन कर सकते हैं। सेक्शन नेक्स्ट जो प्रोविज़न है सेक्शन 258 30 दिन का पीरियड प्रोवाइड करता है फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ आर्गूमेंट जजमेंट देने के लिए। यानी कि अब जिस दिन आर्गूमेंट कंक्लूड हो गए उसके 30 दिन के अंदर आपको जजमेंट देनी है। इस पीरियड को 45 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है रीजंस रिकॉर्ड करके। और सेक्शन 392 सब सेक्शन 1 ये बोलता है कि 45 दिन के अंदर अंदर आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल जजमेंट प्रोनाउंस करनी ही होगी। यानी कि ये मैंडेट बनाया गया है और उसके 7 दिन के अंदर अंदर जजमेंट प्रोनाउंस करने के 7 दिन के अंदर अंदर इसकी कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। सेक्शन 262 वारंट केसेस से जो डील करता है वहाँ पर भी डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करने के लिए जो पीरियड है उसको 60 डेज का प्रिस्क्राइब किया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और सेक्शन 263 ये कहता है कि जो चार्जेस हैं उनको फ्रेम किया जाना चाहिए विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑन द चार्ज। सेक्शन 265 266 जो कि डील करते हैं विद एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस वहाँ पर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से किया जा सकता है। और स्टेट डेजिग्नेट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट करेगी स्पेशल प्लेसेस को जहाँ पर कि जो विटनेसेस हैं उनको एग्जामिन किया जा सके। लेकिन इस बात का ध्यान रखें स्पेसिफिकली कहा गया है कि पुलिस स्टेशंस को ऐसे प्लेसेस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा कि जहाँ पर विटनेसेस को एग्जामिन किया जाए। नेक्स्ट सेक्शन 269 सबसेक्शन 9 जहाँ पर किसी प्रोसिक्यूशन विटनेस की अटेंडेंस को प्रोक्योर ही नहीं किया जा रहा आफ्टर टेकिंग ऑल रीजनेबल मेजर्स, तो वहाँ पर ये माना जाएगा कि विटनेस को एग्जामिन नहीं किया गया है क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं था और मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन एविडेंस को क्लोज करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 272 में जो भी कंप्लेंट केसेस इंस्टीट्यूट हुए हैं, अगर कंप्लेनेंट नोटिस देने के बावजूद 30 दिन तक एब्सेंट रहता है तो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है कि वो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज करे। नेक्स्ट समन्स केसेस में प्रोवाइजो ऐड किया गया है सेक्शन 274 में कि एक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया जा सकता है अगर एक्यूजेशंस ग्राउंडलेस लगते हैं। बहुत ही बेसिक सा चेंज। जुडिशरी पर बर्डन कम करने के लिए और ट्रायल प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए पेटी और लेस सीरियस ऑफेंसेस में सेक्शन 283 ये बोलता है कि समरी ट्रायल को मैंडेटरी बनाइए, जहां पर थेफ्ट, रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, हाउस ट्रेसपास, ब्रीच ऑफ पीस, क्रिमिनल इंटिमिडेशन जैसे ऑफेंसेस हैं वहाँ पर अगर सज़ा 3 साल तक है जो कि पहले 2 साल तक थी तो इसके टाइम फ्रेम को बढ़ाया गया है। मजिस्ट्रेट रीजन रिकॉर्ड करके समरीली ट्राई कर सकता है। सेक्शन 290 में भी एक टाइम पीरियड फ्रेम किया गया है फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, यानी कि 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एक्यूज्ड पर्सन जो है वो प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है 290 में। और 60 दिन का पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है फॉर कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन, यानी कि जो मिलजुल कर बैठ कर बातें करनी होती हैं एक्यूज्ड को और विक्टिम को, तो वहाँ पर दोनों पार्टीज बैठकर म्यूचुअली जो है वो इश्यूज को सेटल कर सकते हैं। उसको हमने म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन का नाम दिया है। ये 60 डेज के अंदर कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट सेक्शन 293 प्ली बार्गेनिंग में एक रिहेबिलिटेटिव अप्रोच लेता है। अब यहाँ पर 3 तरीके की केसेस बताए गए हैं जहाँ पर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं और मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है। वहाँ पर कोर्ट 1/4 पनिशमेंट जो है वो दे सकती है। अब अगर हम सब्सिक्वेंट थेफ्ट की बात करें, जैसे कि
एक बार थेफ्ट की फिर दूसरी बार थेफ्ट की, तो जो सब्सिक्वेंट केस है वहाँ पर मिनिमम 1 साल की पनिशमेंट दी गई है विच कैन एक्सटेंड टू 5 years। तो वहाँ पर कोर्ट 1/4 ऑफ मिनिमम पनिशमेंट दे सकती है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर पनिशमेंट एक्सटेंडेबल है और कोई मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं है, जैसे कि अब थेफ्ट सिंप्लिसिटर की बात करते हैं, जैसे कि थेफ्ट पहली बार की है तो वहाँ पर एक्सटेंडेबल अप टू 3 years लिखा है, कोई मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं है, तो वहाँ पर 1/6 ऑफ पनिशमेंट दे सकते हैं। इससे एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच होगी सेंटेंसिंग के लिए, जो कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होंगे, स्पेशली उनके लिए। In a concerted effort to enhance the seamless integration of technology, Section 308 एम्पावर करता है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड को थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी कि अब एक्यूज्ड को भी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एग्जामिन किया जा सकता है। सेक्शन 316 स्टिपुलेट करता है कि जो एक्यूज्ड है उसके सिग्नेचर जो है 72 आवर्स के अंदर अंदर लिए जाने चाहिए अगर उसको ऑनलाइन एग्जामिन किया गया है। नेक्स्ट, 30 दिन का टाइम फ्रेम जो है वो बनाया गया है सेक्शन 330 में टू चैलेंज द जेन्युइननेस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विच में बी रिलैक्स एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस चैलेंज करनी है तो 30 दिन का टाइम लिमिट दिया गया है। सेक्शन 336 प्रोवाइड करता है कि जहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट या ऑफिसर ने प्रोवाइड करी है, तो वहाँ पर अगर ऐसा ऑफिसर रिटायर हो गया है या फिर कह लीजिए कि ट्रांसफ़र हो गया है या उसकी डेथ हो गई है या उसको प्रोक्योर नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में उसका सक्सेसर जो है उसकी प्रेजेंस को इंश्योर किया जा सकता है जिससे कि ट्रायल को आगे बढ़ाया जा सके और उसकी डिपोजिशन ली जा सकती है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी ली जा सकती है। एडजॉर्नमेंट ना हो, तारीख पे तारीख ना मिले, जो कि CPC में ऑर्डर 17 रूल 1 में है। तो ये थोड़ा सा एडिशनल ज्ञान हो गया, लेकिन अब बात करते हैं दोबारा से। सेक्शन 346 में एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया गया है कि कोर्ट दूसरी पार्टी के ऑब्जेक्शंस को सुन के 2 से ज़्यादा एडजर्नमेंट्स को नहीं देगी, यानी कि क्रिमिनल केसेस में अब 2 से ज़्यादा एडजर्नमेंट नहीं दी जाएंगी, लेकिन जहाँ पर सर्कमस्टांसिस जो हैं वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ लिटिगेंट हैं और जेन्युइन है तो वहाँ पर रीजंस रिकॉर्ड करके दी जा सकती हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 349 में एक सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है सिटीजन्स के लिए और रिस्ट्रिक्ट की गई है द नीड फॉर अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। जब मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड है इस सेक्शन में कि वो किसी भी इंडिविजुअल को डायरेक्ट करे कि वो प्रोवाइड करे स्पेसिमन या सैंपल विदाउट नेसेसिएटिंग देयर अरेस्ट। तो ये विन विन सिचुएशन क्रिएट की गई है जिससे कि जो अरेस्ट किया जाना था पर्सन उसके राइट्स और पब्लिक के राइट्स, विक्टिम के राइट्स दोनों को मैनेज किया गया है। यहाँ पर वॉइस सैंपल्स और फिंगर इम्प्रेशंस को भी इंक्लूड किया गया है और अनवारंटेड डिटेंशन को रिजॉर्ट किया गया है एक तरह से। फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स की प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक बहुत अच्छा प्रोविज़न ऐड किया गया है, वो है ट्रायल इन एब्सेंशिया, यानी कि सेक्शन 356 ऑफ BNSS में जो भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स होंगे उनको 2 वारंट्स भेजे जाएंगे, वारंट ऑफ अरेस्ट विद इन एन इंटरवल ऑफ 30 days। पब्लिकेशन की जाएगी ऑफ नोटिस इन 2 लोकल न्यूज़ और नेशनल न्यूज़पेपर्स, पहले ये मैंडेटरी नहीं था, अब मैंडेटरी है। ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल टू रिलेटिव्स, और एफिक्स किया जाएगा इस नोटिस को रिगार्डिंग द ट्रायल्स इनिशिएशन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। और ट्रायल जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के अगेंस्ट चलेगा वो आफ्टर द पैसेज ऑफ 90 days ही चलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग चार्जेस, यानी कि चार्जेस फ्रेम किए तो आप 90 days का पॉज ले लीजिए और उसके बाद जो है वो ट्रायल चलाइए। इसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है कि अब आप गवाही भी लिख सकते हैं इन एब्सेंशिया। वो गवाही रेलिवेंट पीस ऑफ एविडेंस भी मानी जाएगी, एडमिसिबल होगी, और इसके अलावा जो सज़ा है वो भी सुनाई जा सकती है और जब भी वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आएगा सामने तो उसको वो सज़ा दी जा सकती है। तो इससे बहुत सारे फेयर ट्रीटमेंट को बढ़ावा दिया गया है थ्रू द ट्रायल प्रोसेस। नेक्स्ट, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच करने के लिए विक्टिम्स को की डिसीजंस में इन्वॉल्व किया गया है। सेक्शन 360 जो बहुत अब्यूज़ किया जाता था पहले, स्टेट की गवर्नमेंट जैसे ही बदलती थी तो वो अपने जो उनके अपने गुंडाज होते थे उनको पीछे हटाने के लिए, उनको बचाने के लिए केसेस को विड्रॉ कर लेती थी। लेकिन अब सेक्शन 360 में विक्टिम्स को अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो
प्रोसिक्यूशन का विड्रॉल करने से पहले उनको सुना जाए, कोर्ट उनको सुने, तो इससे जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक फेयरनेस और रिस्पॉन्सिवनेस मिलती है। सेक्शन 392 में एक्यूज्ड पर्सन अगर कस्टडी में है तो जजमेंट सुनने के लिए उसे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से बुलाया जा सकता है। ये भी एक बहुत बेसिक सा चेंज है। नेक्स्ट, सेक्शन 398 मैंडेट करता है प्रिपरेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ अ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बाय एवरी स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम एक सेफगार्ड मैकेनिज्म है ताकि विटनेसेस जो हैं उनको एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जा सके। देखिए, इंडिया में विटनेसेस मोस्टली ट्यूटर्ड होते हैं क्योंकि उनको अपना रहता है कि हमारे राइट्स हैं या हमें बार बार कोर्ट में बुला रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें। विटनेसेस डरते भी हैं बहुत ज़्यादा कि अगर हमने गवाही दे दी तो हमें बार बार कोर्ट आना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो फियर और ड्यूरेस के एक माहौल को कम करने के लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बनाई जाएगी, जो कि मालीमत कमेटी ने वेरियस लॉ कमीशंस रिपोर्ट ने 14, 15, 172, 178, 198 रिपोर्ट्स में रिएटरेट किया था। इसके अलावा महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम की ड्राफ्ट को अप्रूव किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और वल्नरेबल विटनेस पर एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट बाय ऑनरेबल जस्टिस गीता मित्तल, स्मृति तुकाराम बडाड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट, जहां पर ये कहा गया कि एक स्पेसिफिक डिपोजिशन बॉक्स बनाइए वल्नरेबल विटनेसेस के लिए। इस जजमेंट पर भी हमारी एक वीडियो सेपरेटली बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, मर्सी पिटिशंस जो प्रेसिडेंट के आगे फाइल की जाती थी उनके लिए भी अब एक टाइम फ्रेम बनाया गया है। 30 दिन के अंदर अंदर, जब जजमेंट आई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, तो 30 दिन के अंदर अंदर गवर्नर या 60 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट के आगे आपको फाइल करनी है मर्सी पिटिशन। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल को कि वो कन्विक्ट्स को बताए, उन्हें कंफर्मेशन दे अबाउट डेथ सेंटेंस और डिसमिसल ऑफ देयर अपील और रिव्यू ऑफ अ स्पेशल लीव अपील। और अगर बहुत सारे ऑफेंडर्स हैं, मल्टीपल ऑफेंडर्स हैं, तो वहाँ पर भी जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल है वो ये इंश्योर करेगा कि 60 दिन के अंदर अंदर सबकी मर्सी पिटिशंस दी जाएं। और अगर एक मान लीजिए कन्विक्ट ने दे दी है मर्सी पिटिशन, बाकी उन्हें नहीं दी, तो वहाँ पर जेल सुप्रिटेंडेंट जो है वो इंश्योर करेगा कि फॉरवर्ड किए जाएं उनके नाम, एड्रेस एंड केस रिकॉर्ड्स टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, कि उनकी भी मर्सी पिटिशंस जो है उनको कंसीडर किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी रिकमेंडेशंस देगी प्रेसिडेंट को विद इन 60 डेज commencing from the date of receiving comments from the state government and records from the jail superintendent। और कोई अपील लाई नहीं करेगी किसी भी कोर्ट को अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट मेड अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हमें पता ही है। नेक्स्ट, इट शैल बी फाइनल एंड नॉट बी इंक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट। तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम बनाया गया है, सारी चीज़ें अब टाइमली होंगी। नेक्स्ट, सेक्शन 479 में जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनके लिए बेल के लॉज को थोड़ा रिलैक्स किया गया है। जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं और एलिजिबल हैं टू बी रिलीज्ड ऑन बॉन्ड बाय कोर्ट if they have undergone detention period extending up to 1/3 of maximum period of imprisonment specified for that offense। यानी कि ऑफेंस की जितनी सज़ा है, अगर आप उस मैक्सिमम सज़ा जितनी है, अगर आप उसका 1/3 काट चुके हैं तो आपको रिलीज़ किया जाएगा बॉन्ड पे, जिससे कि जेल की जो ओवरक्राउडिंग है वो कम होगी और लाइफ एंड लिबर्टी को एक बहुत अच्छा जो है वो पुश मिलेगा। उसके अलावा the provision has also entrusted the jail superintendent to make an application for bail to the court wherein under trial completes 1/2 or 1/3 of the maximum period। यानी कि जेल सुपरिटेंडेंट की अब ये ड्यूटी होगी कि वो कोर्ट को एक एप्लीकेशन दे बेल के लिए अगर अंडर ट्रायल प्रिजनर ने 1/2 या 1/3 ऑफ मैक्सिमम पीरियड को काट लिया है। और जो रिलीज़ ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जो कि एक से ज़्यादा ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पर लॉज को थोड़ा स्ट्रिंजेंट बनाया गया है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले जो ऑफेंसेस हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है और डेथ वालों को भी एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द परव्यू ऑफ दिस प्रोविजन। नेक्स्ट, 497 इंट्रोड्यूस करता है क्विक डिस्पोजल ऑफ केस प्रॉपर्टीज विद इन 14 डेज आफ्टर सच प्रॉपर्टी हैज़ बीन फोटोग्राफ्ड या वीडियोग्राफ्ड। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉपर्टी मिली है तो ऐसी चीज़ों को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा विद इन 14 डेज, लेकिन इनकी फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी प्रॉपर। 30 डेज के अंदर अंदर कोर्ट जो है वो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा, ऑर्डर करेगा डिस्पोजल का या डिस्ट्रक्शन का या कॉन्फिस्केशन का ऐसी प्रॉपर्टी का।
उसके अलावा सेक्शन 530 एनविसेज करता है कि सभी ट्रायल्स में, इंक्वायरीज में प्रोसीडिंग्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी से कंपैटिबल करके इलेक्ट्रॉनिक मोड में चलाई जा सकती हैं या इलेक्ट्रॉनिक मोड से कम्युनिकेशन भी किया जा सकता है। सो लेक्चर 1 कंक्लूड्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम उम्मीद करते हैं आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत हद तक फैसिलिटेट हुई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और सीआरपीसी को जिसने रिप्लेस किया है, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।